की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है भूकंप, क्या है ये। दूसरा है कि इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे अधिकेंद्र हो गया, उद्गम केंद्र हो गया, तो महत्वपूर्ण शब्दकोश। और फिर जो है आपका क्या हो जाएगा, भूकंप के प्रकार, क्या कारण है जिसके भूकंप आने, तो भूकंप आने के कारण विभिन्न कारणों को हम लोग जानेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे भूकंप के वितरण के बारे में, भूकंप वितरण। और वितरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में भूकंपीय क्षेत्र, तो भारत में भूकंपीय क्षेत्र। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्रश्नों के बाद हमारा ये टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। तो केवल पढ़ना नहीं होता है, हमें समझना होता है। थैंक यू अनीता वर्मा जी, आपने हमें इतना बड़ा नाम से संबोधित किया, और ये आप सबका प्यार ही है और समर्पण है जिसके कारण हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाते हैं और आगे भी पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि बहुत समय का एक्सपीरियंस है जिसके कारण टू द पॉइंट हम पढ़ाते हैं, फालतू का ज्ञान आपको नहीं देंगे जो आपके लिए आवश्यक नहीं है। तो निश्चिंत रहिएगा, इतना आपको पढ़ाया जाएगा जितना में आप बेहतर हो सके। ठीक है ना। थैंक यू खुशबू ओझा, थैंक यू। एंड बिल्कुल तो भूकंप, तो इतने सारे प्रश्न अगर हम लोग कर लेते हैं तो भूकंप जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। अब सबसे पहला जो प्रश्न यहां ये था कि भूकंप आखिर कहते किसे हैं, और उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दकोश, फिर भूकंप के प्रकार, और फिर है हमारा भूकंप के कारण। तो चलिए, उसके बाद लास्ट 5वां क्वेश्चन है भूकंप का वितरण, और छठा टॉपिक है भूकंपीय क्षेत्र भारत में। ठीक है, तो अगर बात करते हैं, बिल्कुल आएगा, निश्चिंत रहिएगा। तो सबसे पहले भूकंप होता क्या है, तो भूकंप है क्या, तो याद रखिएगा भूमि कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमि कंपन। अब सवाल है कि भूमि कंपन का मतलब क्या होता है, तो भूमि कंपन का मतलब होता है वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट, वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ के क्रस्ट में यानी कि भू परपटी में, भू में जो आपके वाइब्रेशन होते हैं उन्हें हम भूकंप कहते हैं। तो आप जानते होंगे कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा क्या है, हमारा जो पृथ्वी है साथियों, ये पृथ्वी का जो भू परपटी है, ये भू परपटी ये किस पर टिका हुआ है, आपको पहले ही पढ़ा है। ये भू परपटी बड़े छोटे प्लेटों पर टिका हुआ है, बड़े छोटे प्लेटों पर टिका हुआ है। और इस बड़े छोटे प्लेटों के अंदर क्या है, इस बड़े छोटे प्लेटों के अंदर आग का दरिया है, आग का दरिया। तो आग का दरिया को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा चेंबर कहते हैं, मैग्मा चेंबर। और ये मैग्मा चेंबर आग का दरिया है, और आग का दरिया, और इसे पार कर जाना है, बिल्कुल। और ये वाला जो है हमारा टेक्टोनिक प्लेट है। तो टेक्टोनिक प्लेट, तो आप सुने होंगे कि जिस प्रकार से नदियां के बीच नैया डोले, जिस प्रकार से नदियां के बीच, नदी है और उसके बीच में नाव है, तो जिस प्रकार से नदियां के बीच नैया डोले, उसी प्रकार से ये आग का दरिया एस्थेनोस्फेयर पे हमारा टेक्टोनिक प्लेट डोले। और जब टेक्टोनिक प्लेट डोले तो इसके ऊपर भू परपटी जो है वो डोले, और हम सब जो हैं भू परपटी पे हैं, तो हम सब भी डोले। तो डोले डोले इसी को कहते हैं भूकंप। जब सब कुछ डोलने लगता है इसी को कहते हैं भूकंप। तो भैया, जिस प्रकार से नदियां के बीच नैया डोले, उसी प्रकार से एस्थेनोस्फेयर पर जो ये टेक्टोनिक प्लेटें हैं, ये हमेशा गतिशील होते हैं, ये डोलते रहते हैं। और इन्हीं के डोलने से, टकराने से, एक दूसरे से दूर होने से हमारा पूरा भू परपटी हिल जाता है, और इसी हिलने को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये वाला जो है आपका
तरीका है जिसके कारण ये वाइब्रेशन होता है। अब कुछ शब्द प्रणाली हम लोग पढ़ेंगे जिसके बारे में, भूकंप के बारे में और हमें चर्चा करने को मिलेगा और समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है साथियों, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी का क्या है कि ये पृथ्वी का धरातल है। ये पृथ्वी का क्या है, तो याद रखिएगा ये पृथ्वी का धरातल है। धरातल यानी कि सरफेस है साथियों, सरफेस, और इसी सरफेस पे हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जहां भी भ्रंशीकरण हो रहा है, याद रखिएगा इसको कहते हैं भ्रंशीकरण। भ्रंशीकरण कहते हैं यानी कि भूकंप का उद्गम स्थल, भूकंप का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, ठीक है ना, भूकंप का उद्गम स्थल कहते हैं साथियों। तो ये क्षेत्र जहां भूकंप निर्माण हो रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को साथियों हम लोग क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं उद्गम केंद्र। क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं, या फिर अवकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकेंद्र। इंग्लिश माध्यम वाले जो छात्र हैं हमारे वो निराश नहीं होइएगा, क्योंकि हम इस उद्गम केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं फोकस, फोकस, और अवकेंद्र को कहते हैं हम लोग हाइपोसेंटर। तो वह क्षेत्र जहां से भूकंप निर्मित हो रहा है पृथ्वी के अंदर से, उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके 90 डिग्री जस्ट ऊपर सरफेस पे, 90 डिग्री परपेंडिकुलरली 90 डिग्री जो है सरफेस पे, धरातल पर, हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहते हैं, याद रखिएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। इंग्लिश में कहते हैं एपीसेंटर। तो भूकंप पृथ्वी के अंदर आ रहा है, लेकिन 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 कैसे पता चलेगा कि किस क्षेत्र में भूकंप आया है, तो अधिकेंद्र से हमें पता चलता है। तो अगर मान लीजिए अधिकेंद्र नेपाल में बन रहा है तो हम लोग कहते हैं नेपाल में भूकंप आया है। तो याद रखना है, नेपाल में भूकंप आने का मतलब नेपाल के धरती के नीचे आया है, वो ऊपर अधिकेंद्र है, एक काल्पनिक क्षेत्र है। क्लियर है? सभी लोगों को मुहर्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार आपके शिक्षक अंकेश सिंह की ओर से। और हम ऐसे व्यक्ति हैं जो संपूर्ण त्योहार धूमधाम से मनाने का सोचते हैं, लेकिन क्या करें, बहुत पढ़ाने में व्यस्त होने के कारण बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो हम मना नहीं पाते हैं। लेकिन हम सब इंसान हैं, धर्म बाद में इंसानों ने बनाया है, हम सब इंसान हैं, और इंसान में धर्म से पहले एक चीज होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं इंसानियत, मानवतावादी। और मानवता जिसके अंदर है, याद रखिएगा, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इंसानियत आपके अंदर जो है उसे हमेशा जिंदा रखिएगा, हमेशा दूसरों का भला कीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सामने वाला कौन है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका जो है धर्म क्या है, उसका जात क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमेशा इज्जत कीजिए, क्योंकि इज्जत देने वालों को ही इज्जत मिलता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत प्रेम, और जो भी परीक्षा आप अपने जीवन में दे उसमें सक्सेस आप पाए, बस यही कामना करते हैं आप सभी लोगों से। तो आप देख सकते हैं कि ये अधिकेंद्र है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो याद रखिएगा। ये हमेशा जो भ्रंश है, जो फॉल्ट है, वो कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा फॉल्ट हमेशा ऐसे बनता है। फॉल्ट हमेशा कैसे बनता है, फॉल्ट यानी कि जो भ्रंश है, याद रखिएगा भ्रंश यानी कि जो फॉल्ट है, फॉल्ट हमेशा तिरछा बनता है, तिरछा बनता है, यानी कि जहां 90 डिग्री अधिकेंद्र है उसके बगल में सबसे ज्यादा तबाही होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए एक बात बता देते हैं आप सभी लोगों को कि बोर्ड पीडीएफ हमारा सेव करना काम है, ठीक है ना, अपलोड करना हमारा काम नहीं है। लेकिन ठीक है, आपने बता दिया तो हम जाकर के टेक्निकल टीम को बोल देंगे कि क्या दिक्कत है, क्योंकि कल परसों आपने बोला था, कल ही, कि सर बोर्ड पीडीएफ नहीं हुआ है। तो हम जा करके पर्सनली उससे बोले थे, तो वो बोले कि एवरीथिंग इज अपडेटेड, और फिर भी अगर ऐसी बातें आ रही है तो फिर से हम एक बार बात करेंगे। लेकिन आपका शिक्षक अगर पढ़ाने में ईमानदारी कर रहा है तो ऐसा मत सोचिएगा कि वो बोर्ड पीडीएफ नहीं डलवाएगा। भैया हमको क्या है, ये आप ही लोग के लिए ना पढ़ा रहे हैं, हम क्यों नहीं डालेंगे, हम बिल्कुल डाल देंगे। तो मेरा काम है सिर्फ सेव करना, वो डालते हैं तो उन्हीं से हम बात कर लेंगे, ठीक है ना, निश्चिंत रहिए। बिल्कुल बिहार का भूगोल हम ही पढ़ाएंगे, और बिल्कुल पढ़ाएंगे, और बहुत गर्व से हमें कहते हैं
कि भैया 36 आएंगे, 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहली बात तो ये कुछ शब्दकोश। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं कि भूकंप के कितने प्रकार होते हैं। भूकंप के प्रकार हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे अब हम लोग? भूकंप के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो भूकंप के 3 प्रकार होते हैं। भूकंप के प्रकार तो याद रखिएगा, भूकंप गहराई पर विनाश जो है, यानी कि भूकंप की ऊर्जा, भूकंप की ऊर्जा जो है, भूकंप की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? भूकंप की ऊर्जा गहराई पर निर्भर करती है। गहराई पर, गहराई पर निर्भर करती है। क्या करती है? निर्भर करती है। तो भूकंप के कितने प्रकार हैं? तो याद रखिएगा, भूकंप के 3 प्रकार हैं। तो भूकंप के 3 प्रकार होते हैं। भूकंप के 3 प्रकार। अब यहां ध्यान दीजिएगा कौन कौन है। तो सबसे पहला ऊपरी उद्गम केंद्र, ऊपरी भूकंप, जिसे हम लोग शैलो डेप्थ कहते हैं, शैलो फोकस, शैलो फोकस यानी कि ज्यादा डीप ना है, उसको ऊपरी भूकंप कहते हैं। फिर है दूसरा मध्य भूकंप, मध्य भूकंप, इसे हम लोग इंटरमीडिएट फोकस कहते हैं, इंटरमीडिएट फोकस कहते हैं। और तीसरा है हमारा आंतरिक भूकंप, आंतरिक भूकंप यानी कि डीप फोकस। इसका मतलब होता है डीप फोकस। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो फोकस जितना ज्यादा अधिकेंद्र से नजदीक होगा, याद रखिएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे ऊपरी भूकंप, ऊपरी भूकंप। ये है मध्य भूकंप और ये है आंतरिक भूकंप। तो फोकस पे, तो ये है आपका क्या? ये है आपका अधिकेंद्र, ये वाला भाग है अधिकेंद्र, अधिकेंद्र एपी सेंटर है। तो एपी सेंटर से डेप्थ जितना ज्यादा होगा, तो याद रखिएगा, जो जितना नजदीक होगा उतना विनाशकारी होगा। फोकस जितना नजदीक होगा, नजदीक होगा, होगा, विनाश उतना ज्यादा होगा, विनाश उतना ज्यादा होगा। फोकस जितना नजदीक होगा, विनाश उतना ज्यादा होगा, ये बात याद रखिए। अब सवाल है कि कहां से कहां होना चाहिए। तो 0 से 50 डिग्री याद रखना है। 0 से 50 किलोमीटर को हम लोग ऊपरी फोकस कहते हैं। फिर 50 से 250 किलोमीटर तक हम लोग मध्य फोकस कहते हैं, और 250 से 700 किलोमीटर तक को हम लोग डीप फोकस यानी कि, तो सबसे कम विनाश ये करेगा, सबसे ज्यादा विनाश ये करेगा। बहुत किताबों में 0 से 30 किलोमीटर भी होता है, बहुत सारे किताबों में 0 से 30 होता है, फिर 30 से 300 होता है, 30 से 300 होता है, या फिर 30 से, याद रखना है, 300 किलोमीटर होता है, और 300 से 700 किलोमीटर होता है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा दिए हुए हैं, तो उसके लिए लोड नहीं लेना है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल संदेह, बिहार का भूगोल हम ही पढ़ाएंगे।
ठीक है ना। तो याद रखना, जैसे भूकंप जितना ज्यादा विनाश कब होगा, जो उसका उद्गम केंद्र है, जहां आपका टकरा रहा है दोनों प्लेट या कुछ कारण से जहां उद्गम केंद्र है, वो आपके अधिकेंद्र से सरफेस से जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कैमरा के आगे हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग अपने अपने घर में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भूकंप नहीं आ रहा होगा, लेकिन हर दिन पृथ्वी पर 8,000 से अधिक भूकंप आता है हर दिन। लेकिन डिटेक्ट कितना होता है, तो केवल आपका 10-15 डिटेक्ट होता है। तो याद रखिएगा 10-15 डिटेक्ट हो पाता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम भूकंपों का जो अधिकेंद्र, ये उद्गम केंद्र होता है, वो बहुत नीचे होता है। ठीक है ना, वो बहुत नीचे होता है, याद रखिएगा। तो मान लीजिए पृथ्वी है, तो बहुत सारे भूकंप एनी डे हमेशा आते रहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा भूकंप होता है जो ऊपर बनता है, जिसका मुहाना ऊपर बनता है, उद्गम केंद्र ऊपर बनता है, और वही सबसे ज्यादा तबाही लाता है। ठीक है ना, वही सबसे ज्यादा तबाही लाता है। क्लियर है? रोली साइनी, इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बता देंगे पता करके। ठीक है ना। अब आते हैं कि ये भूकंप तरंगे कैसे पता चलता है। तो यहां हमने पहला कुछ प्रश्न किया था, उसमें कुछ प्रश्न जो है यहां पूछ लेते हैं और भी। जैसे कि इसमें हो जाएंगे भूकंपीय तरंगे। क्या हो जाएगा इसमें? भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे। ठीक है ना, भूकंपीय तरंगे। तो ये हम लोग क्या रखेंगे? ये हम लोग पचमा रखेंगे, ये छठा रखेंगे, और ये वाला जो है हम लोग सतमा रखेंगे। ठीक है ना। तो ये जो भूकंप आते हैं, तो आप देखिएगा ये जो भूकंप आते हैं क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए ये भूकंप है, तो मान लीजिए ये भूकंप है। ठीक है ना। तो ये आपका उद्गम केंद्र हो गया, उद्गम केंद्र यानी कि फोकस, फोकस जहां से भूकंप निर्माण हुआ है। तो भूकंप निर्माण क्षेत्र, भूकंप निर्माण बिंदु, भूकंप निर्माण बिंदु, भूकंप निर्माण बिंदु है। अब इसके ऊपर क्या है, तो याद रखिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है। तो ये आपके अधिकेंद्र है। ये क्या है? अधि, प्लीज यहां ध्यान से देखिएगा, अधिकेंद्र। तो जो जब भूकंप आता है, भूकंप का मतलब क्या हुआ? टकराना। तो यहां से कुछ तरंगे निकलेंगे, इससे यहां से क्या निकलेंगी? तरंगे निकलेंगी। ये है आपकी भूकंपीय तरंगे। क्या है? भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि भूकंपीय तरंगे, तो भूकंप के निर्माण से वाइब्रेशन, तो जब वाइब्रेशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, तो याद रखना है। तो भूकंप के दौरान, भूकंप के दौरान, भूकंप के दौरान तरंगों का निर्माण होता है, तरंगों का निर्माण होता है, निर्माण होता है।
इन्हें भूकंपीय तरंगे कहेंगे। यहाँ इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। इन्हें हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगे कहते हैं। क्लियर है? इन्हें हम लोग भूकंपीय तरंगे कहते हैं। अब सवाल है कि भूकंपीय तरंगों के कितने प्रकार होते हैं? तो भूकंपीय तरंगों के प्रकार, भूकंपीय तरंगों के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूगर्भिक तरंग, भूगर्भिक तरंगे, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बॉडी वेव्स। क्या कहते हैं? बॉडी वेव्स कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को हम लोग सेस्मिक वेव्स कहते हैं, सेस्मिक वेव्स कहते हैं। और दूसरा है धरा तलीय तरंगे, और धरा तलीय तरंगों को हम लोग सरफेस वेव्स कहते हैं, सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स, या फिर इसे सतही तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतही तरंगे, सतही तरंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसे हम लोग सतही तरंगे भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब क्या होता है, प्लीज यहां ध्यान से देखिएगा। अब इससे हम लोग क्या कहते हैं? तो जब भूकंप का निर्माण होता है तो भूकंप के अंदर से तरंगे निकलते हैं। ये तरंगे दिखाई नहीं देंगे आपको, लेकिन निकलते हैं। जब आप किसी से टकराते हो तो भी तरंगे निकलती हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देते। ठीक है ना? अगर मान लीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि भूकंपीय तरंगों के प्रकार, तो यहाँ बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स होते हैं, दो प्रकार की तरंगे होते हैं। यहां से प्रश्न आते हैं आपके परीक्षा में। तो सबसे पहले भूगर्भिक तरंगों की अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। संदीप, संदीप जी, संदीप जी, ठीक है ना? गधे और घोड़े में अंतर होता है। जस्ट बिकॉज कि आपको हम खुश रखना चाहें, एक आधा घंटा के चैप्टर को हम 5 दिन नहीं खींच सकते, है कि नहीं? हाँ, आप जाइए, आप किताबें खोलिए, और आपको अगर लगता है कि हाँ नहीं हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो पूछिए, और आपको लगता है कि कोई टॉपिक नहीं हुआ है तो वो बोलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम धीरे धीरे एकदम जानबूझ करके समय बर्बाद कर दें आपका, है कि नहीं? समझदारी तो उसमें है नहीं। और जो क्लास रिमूव हो गया है, प्लीज टेक्निकल टीम को कॉल कीजिए और उससे बोलिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको सही जवाब दे पाएंगे। हमारा काम है पढ़ाना, हमारा काम नहीं है भाई कि आपको हम ये बताएं कि पहला क्लास रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। टेक्निकल टीम हम नहीं ना है। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, पढ़ाने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। पढ़ाते मतलब पढ़ाते समय अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो नुकसान हमारा नहीं होगा, आप ही का नुकसान होगा। 5 चीज में से 2 चीज हम भूल जाएंगे लिखना, और भूल जाएंगे तो हम अगला क्लास में किसी को पढ़ा देंगे, आपको फिर नहीं पढ़ाएंगे, तो नुकसान आपको है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। हम आपको 4 पेज पढ़ाएं या 2 पेज पढ़ाएं फिर भी हमको सैलरी मिलेगा, हाँ या ना? तो इसीलिए प्लीज बात मत कीजिए। और प्लीज साथियों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, पढ़ते समय तो एकदम बात मत कीजिए, नहीं तो कमेंट को हम ऑफ कर देंगे, ठीक है ना? आप लोग देर से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर कमेंट पे भरते रहते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे भाई, अगर नहीं पता है तो कुछ देर मुंह बंद करके देख लो ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब क्या चाहते हो कि 4 बजे जो क्लास शुरू हुआ वो 4:44 में आप आइएगा, अचानक से जुड़िएगा क्लास के साथ और कमेंट पर चिल्लाते रहिएगा, तो हम आपके नौकर बैठे हुए हैं कि आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है? नहीं ना। पढ़ाने दीजिए, जो बच्चे शुरू से में जुड़े हुए हैं उनको पढ़ने दीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है? चलिए, बाकी हम गुस्सा उस्सा नहीं होते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं आप लोग से। आप लोग बहुत खुश रहिए, बस यही कामना करते हैं। लेकिन कम से कम डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, आप ही लोग का नुकसान होगा, और आप लोग का नुकसान होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नुकसान कर दीजिए, मेरा बुराई करिए कि आपको पढ़ाने नहीं आता है, आप फालतू हैं, आप ई हैं, वो हैं, डिस है, डेट है। आप हमको जितना गलियाना है भाई गलिया लो, कोई दिक्कत नहीं, हमको फर्क नहीं पड़ता है। आपके कह देने से हम अर्जुन नहीं बन जाएंगे, और आपके कह देने से हम भिखमंगा नहीं बन जाएंगे, है कि नहीं? हम जो है वही रहेंगे। तो हमको बोलना है बोलो, लेकिन मेरे भारत के भविष्य को डिस्टर्ब मत करो। देखो कितना देर हम इतना भाषणबाजी में मेरा डिस्टर्ब हो गया, मेरा नहीं हुआ, आप लोग का हुआ, है कि नहीं? प्लीज
बिल्कुल आप सिविल सेवा की तैयारी के लिए एकदम एकदम ठोस चीजें आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला है प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे, और प्राथमिक तरंगे को हम लोग पी तरंगे कहते हैं, पी तरंगे कहते हैं। और दूसरा है द्वितीय तरंगे, द्वितीय तरंगे, और द्वितीय तरंगे को हम लोग एस तरंगे कहते हैं। याद रखिएगा, अगर इसके बारे में कुछ चीजें आपको बता दे, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि प्राथमिक तरंगे की बात करते हैं तो यह सबसे तेज तरंगे हैं, यह सबसे तेज तरंगे हैं, तेज तरंगे यानी कि फास्टेस्ट तरंगे। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सबसे तेज तरंगे कौन है। प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज तरंगे कौन है। तो भैया सबसे तेज तरंगे आपकी प्राथमिक तरंगे हैं। दूसरा प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरा यह तरंगे सॉलिड लिक्विड गैस, यह तरंगे सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास कर सकते हैं। याद रखिएगा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से ये पास कर सकते हैं। तो याद रखना है मेरी बातों को, यह तरंगे जो है ये सॉलिड लिक्विड गैस, याद रखना है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास कर सकते हैं, तीनों से पास कर सकते हैं, पास करते हैं। और तीसरा है ध्वनि तरंगों की तरह, ध्वनि तरंगों की तरह, याद रखिएगा किसके, ध्वनि तरंगों की तरह यह अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, यह अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। बहुत सारे लोग इसमें गलत करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। इंग्लिश में इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ध्वनि तरंग आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन। तो ये आपका क्या है, ये आपका ध्वनि तरंग है। तो याद रखिएगा। आपकी वाइफ जो है ना सही कर रही है ना, समझ में आया मेरा। तो साउंड वेव्स कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, याद रखिएगा। कल वाला वीडियो आज चलेगा, आज वाला वीडियो जो है कल चलेगा। तो ये ध्वनि तरंगों की तरह होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, यहां ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग यहाँ किसका चर्चा करेंगे, अब हम लोग चर्चा करेंगे द्वितीय तरंगे। तो द्वितीय तरंगे ये सेकंड फास्टेस्ट है, सेकंड फास्टेस्ट। यह केवल जो है, यह केवल सॉलिड से पास करता है, सॉलिड से पास करता है। याद रखिएगा, यह केवल सॉलिड से पास होता है, पास होता है। और यह, इसका गतिशीलता कैसा है, इसका गतिशीलता अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ का मतलब होता है ट्रांसवर्स। तो याद रखिएगा, अनुप्रस्थ का मतलब होता है ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स है, इतना डिटेल नहीं बताया जाता है। थैंक यू सो मच अनीता वर्मा जी। और आप ही लोग जैसे स्टूडेंट के कारण हम कभी भी अपना ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी कितना भी मुझे डिस्टर्ब कर दे, कोई भी ये कह दे कि सर ये है वो है। याद रखिएगा, आपके लिए हम तत्परता से काम कर रहे थे, हैं और रहेंगे, और ये ईमानदारी कभी नहीं छोड़ेंगे।
हमसे पढ़ करके अगर 2 बच्चे भी सफल हो जाते हैं तो मेरे लिए उस दिन गंगा नहाना हो जाएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए हम अभी जिंदा हैं। तो निश्चिंत रहिएगा। अरे भाई, जिंदगी में कुछ रखा है, ईमानदारी से पढ़ाना है, 2-4 को अफसर बनाना है बस। और जब मरते समय पे आप लोग आइएगा, कहिएगा कि सर आपकी वजह से हुआ है, तो उस दिन और सीना चौड़ा हो जाएगा। वीरेंद्र कुमार, आपका हमेशा हम जो है कमेंट पढ़ते हैं, और ऐसा आप लोग तो हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे छात्र एवं छात्राएं हैं, भारत के हमारे भविष्य हैं, तो बिल्कुल आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं। निश्चिंत रहिए, एकदम ईमानदारी से पढ़ाएंगे। धरातलीय तरंगों की अगर हम बात करते हैं तो धरातलीय तरंगों 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लव तरंगे, लव तरंगे, और दूसरा होता है रैली तरंगे, रैली तरंगे, रैली तरंगे। लव तरंगे को एल तरंगे भी कहते हैं, एल तरंगे, एल तरंगे, और इसे हम लोग आर तरंगे कहते हैं। यह इसका मूवमेंट जो है, गतिशीलता दोनों है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों ये मूवमेंट करता है, अनुप्रस्थ। वहीं अगर रेले की बात करते हैं तो चक्रकारी, चक्रकारी याद रखना है, चक्रकारी गतिशीलता होती है रेले के, इस तरह से। ठीक है ना। सबसे ज्यादा विध्वंस कोई अगर मचाता है तो सर्वाधिक विध्वंस धरातलीय, सर्वाधिक विनाश कौन करता है? सर्वाधिक विनाश जो है धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे याद रखिएगा, धरातलीय तरंगे। तो सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर विनाश करता है धरातलीय तरंगे। तो ये विभिन्न प्रकार की तरंगे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। विश्वास रखिए अपने ऊपर भी और ईश्वर के ऊपर भी। बिल्कुल कुदरत कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ निराश हुए हैं, देखिए हम अपना कुछ एक छोटा सा कहानी बताते हैं, सभी लोगों को सुनना बहुत ही जरूरी है। सभी लोग जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं, जो मुझसे मोटिवेट होते हैं, उनको हम एक कहानी सुनाते हैं। 2018 की बात है और हम यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे थे। जब हम मेंस निकाले थे तो उसी समय लोगों को लग गया था कि हम आईएएस ऑफिसर बन गए। पूरे परिवार में पूरा जोशो शोश से हर्षो उल्लास था कि मेरा बेटा आईएएस बन गया, मेरा बेटा आईएएस बन गया। क्योंकि हम बिहारी थोड़े से में बहुत खुश हो जाते हैं, तो पूरा शहर से लेके गांव तक हल्ला हो गया कि मेरा बेटा आईएएस बन गया है। और अभी हम केवल मेंस लिखे थे और इंटरव्यू देना बाकी था। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि इंटरव्यू में भी बहुत सारे लोग छटते हैं। फिर हम इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू मेरा अच्छा भी गया, मुझे लगा कि अच्छा गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा इंटरव्यू में मार्क्स कम थे और साथ में एसए में थोड़ा मार्क्स कम होने के कारण जो है हमारा उस साल यूपीएससी नहीं हो पाया। उन छात्रों का हुआ जो मुझसे पढ़ते थे सुबह में आकर के कि भाई ये वाला टॉपिक बता दो, वो वाला टॉपिक बता दो, उनका रिजल्ट हो गया। वो आज आईआरएस हैं, विवेक हैं, अनुराग है, ये सभी आईआरएस हैं आज। और मेरा कुछ नहीं हुआ और हम नहीं सेलेक्ट हो पाए। बहुत निराश हो गए और जीवन से हताश हो गए। लगा कि किस्मत में काला कोयला रगड़ा हुआ है, इतना रात भर जग करके पढ़े और कोई फायदा नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हम कभी भी नहीं सोचे थे कि हम शिक्षक बनेंगे, कसम से हम कभी भी नहीं सोचे थे शिक्षक बनेंगे। और कुदरत का करिश्मा देखिए कि आज हम शिक्षक बने। और आप लोग तो हमसे नए जुड़े हैं ना, आप लोग को नहीं पता है कि हम क्या हैं क्या नहीं है। हम पिछले 1.5 वर्षों में बिहार में नहीं भी तो कम से कम 2 से 2.5 हजार छात्रों को सफल बनाए हैं। और पर्टिकुलरली उन्होंने लिखा है ये बात कि अंकेश सर आपसे पढ़कर मेरा रिजल्ट हुआ। वो बिहार में मुझसे पढ़ते हैं और यूपी में जाकर के एग्जाम देते हैं। एक बच्चा यूपी का एससीओ का एग्जाम दिया और हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर आपका पढ़ाया हुआ पूरा क्वेश्चन बना दिए हैं और इस बार मेरा रिजल्ट हो गया है, तो प्यार दीजिए, सप्रेम नमस्कार।
तो इतना प्यार देते हैं। तो आज हमें समझ में आता है कि चलो अगर मेरा यूपीएससी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुदरत ईश्वर का कुछ और जो है खेल था। वो चाहता था कि मेरे हाथों कई हजार नहीं लाखों बच्चों के जो है सिलेक्शन हो, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, उनके माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। और आज हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने छात्रों को, भारत के भविष्य को पढ़ाते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति तैयार करते हैं जो हमारे भारत के न केवल आर्थिक अपितु सामाजिक और राजनैतिक जो है दृष्टि से सशक्त और दृढ़वान बने। तो बहुत गर्व होता है आज हमारे ऊपर। और अगर हम यूपीएससी बन गए रहते तो क्या कर रहे होते? कुछ फाइलों पर साइन कर रहे होते। लेकिन आज हम खड़ा होकर के भविष्य बना रहे हैं कितनों के, और ना केवल उस व्यक्ति का भविष्य बना रहे हैं, उस व्यक्ति का भविष्य बना करके हमारे भारत का भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है। तो अब हमें अफसोस नहीं आता, अब हम अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। हमको नहीं लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बहुत लोग कहता है कि ये परीक्षा का तैयारी करो, तुम इतना इंटेलिजेंट हो, सारा सब्जेक्ट पढ़ा देते हो, तुम्हें हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा नॉलेज है, पॉलिटी में है, साइंस में है, क्यों ना तुम खुद बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। लेकिन हमें मजा आता है पढ़ाने में, हमें इंजॉयमेंट होता है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके जैसे लोग जो है पढ़ते हैं और कुछ बनते हैं और बोलते हैं कि जी हाँ सर, आपने पढ़ाया तो ठीक है ना। नहीं भाई, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट दिए थे, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट में मेंस हुआ, इंटरव्यू तक नहीं गए। हर बार नहीं ना होता है, वो ऊर्जा नहीं ना रहता है। और तीसरे बार से लॉकडाउन ही हो गया, 2020 में लॉकडाउन हो गया, पढ़ाई छोड़ करके दिल्ली से पटना आना पड़ा। 2021-22 डिस्टर्ब ही रहा। उसके बाद फिर हम ये नौकरी करने लगे, पैसा कमाने लगे इसी के लिए। अब खैर जो किस्मत में नहीं था नहीं था, और अब मन भी नहीं करता है। जो प्यार, अरे भाई ऐसा ऐसा प्यार हम देखे हैं कि जहां जब गुजरते हैं तो लोग प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि सर आपके वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ, तो उस दिन और सीना चौड़ा हो जाता है। और ईश्वर से हम धन्यवाद करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, यूपीएससी नहीं हुआ तो कम से कम एक ऐसा शिक्षक बनने में आपने मेरा मदद किया जहां लोग लाखों का भविष्य हम जो है बना रहे हैं। तो अभी तो केवल 1000 हुए हैं, आने वाले समय में लाखों लाखों बच्चों का भविष्य का निर्माण करेंगे, ये वादा करते हैं। और इसीलिए हम गर्व से कहते हैं 36 आएंगे 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे। ना इसलिए नहीं क्योंकि ये डायलॉग है, क्योंकि अंकेश सिंह का बच्चा अगर, उसका छात्र, उसका भारत का भविष्य अगर 5 घंटा पढ़ेगा तो अंकेश सिंह उसके लिए 8 घंटा 10 घंटा उठ करके पढ़ेगा, क्वेश्चन बनाएगा, टू द पॉइंट पढ़ाएगा, मेहनत करेगा ताकि उनका रिजल्ट सुनिश्चित कर सके, ताकि जो समय हम देख सके वो आपको देखना ना पड़े और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। हम यही चाहेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है कि भूकंप आखिर कैसे आते हैं, भूकंप आने के कारण, भूकंप आने के कारण, आने के कारण। तो भूकंप आने के कारण, तो सबसे पहला है टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से, टेक्टोनिक प्लेटों के, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से, इसको अगर, या फिर इसको हम सीधे बोल सकते हैं कि दो आने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक प्राकृतिक हो सकता है, प्राकृतिक, प्राकृतिक कारण यानी कि नेचुरल फैक्ट, नेचुरल रीजन, और दूसरा होता है मानव निर्मित कारण, मानव निर्मित कारण, निर्मित या फिर कृत्रिम कारण कह सकते हैं, या फिर हम इसे कृत्रिम कारण कह सकते हैं, कृत्रिम कारण। तो याद रखना है, कृत्रिम कारण कह सकते हैं, मानव निर्मित, मैनमेड फैक्टर कह सकते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक रूप से कैसे आ सकता है भूकंप, याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट से, अगर अचानक से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो भूकंप आ सकते हैं। दूसरा, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से, कोई व्यक्ति, कोई टेक्टोनिक प्लेट टकरा नहीं सकता, ये प्राकृतिक है। तो टेक्टोनिक प्लेटों के कारण, प्लेटों के टकराने से, टकराने या टकराने से, ठीक है ना। तीसरा है आपका, याद रखिएगा, तीसरा आपका हो जाएगा किस कारणों से, तो पर्वत निर्माण से,
पर्वत या फिर अपक्ष, अपर्दन, अपक्षय, अपक्षय, अपक्षय समय जब बड़े बोल्डर्स नीचे गिरते हैं, जब बड़े चट्टान धरती पर गिरते हैं, या फिर इसको सीधे ये कह सकते हैं हम लोग उल्का पिंडों के कारण, उल्का पिंडों के कारण, उल्का पिंडों के कारण। अगर फिर बात करते हैं तो पहला हो गया विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, माइनिंग, खनन, ड्रिलिंग से, बांध निर्माण से, डैम, बांध निर्माण से, क्लियर है, बांध निर्माण से, परमाणु परीक्षण से, परमाणु परीक्षण। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये भूकंप के कारण है, मानव निर्मित। बिल्कुल, भूकंप मानव निर्मित तरीका होता है। जैसे आप मान लीजिए कहीं परमाणु परीक्षण किए, बूम, तो पूरा पृथ्वी हिलेगा, धरातल हिलेगा। अरे उतना ही छोड़ो, आप ड्रिलर खाली लगाओ ना अपने घर में, आपका घर हिलने लगेगा। तो बिल्कुल ड्रिलिंग, जो बड़ा बड़ा ड्रिलिंग किया जाता है, जो बड़े बड़े पर्वतों में जो छेद किए जाते हैं टनल बनाने के लिए, तो उसमें पूरा पर्वत हिलता है। तो वो भूकंप का मतलब क्या हुआ? भूकंप का मतलब हुआ भूमि कंपन। तो कंपन किसी कारण से हो सकता है। जैसे बांध, अगर कहीं बहुत भारी भारी बांध बना दिए तो वो भी भूकंप का कारण बनता है और उससे भी बहुत ज्यादा विध्वंस होता है। ठीक है ना? तो याद रखना है, यहां ये आपके कारण है। अब अगला प्रश्न क्या हम लोग बात किए थे? हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए हैं? तो हम लोग कर लिए हैं, याद रखिएगा, हम लोग कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहां हम लोग क्या है, भूकंप, महत्वपूर्ण शब्दकोश, भूकंप के प्रकार, भूकंपीय तरंगे और भूकंप आने का कारण। अब भूकंप वितरण और भूकंप क्षेत्र पढ़ेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि आखिर भूकंपीय तरंगे कैसे पता चलते हैं। याद रखिएगा, तो भूकंपीय तरंगे याद रखना है कैसे पता चलते हैं। भूकंप के तरंगे, भूकंप के तरंगों को सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा पता किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भूकंप के तरंगों को कैसे हम लोग देखते हैं? तो सिस्मोग्राफ के माध्यम से। अब सन 1935 में, याद रखिएगा, सन 1935, यानी कि जी हाँ, बहुत ही शानदार, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है साथियों, बिल्कुल शानदार प्रश्न आप कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रश्न है उसी का हम जवाब दे रहे हैं। तो पूछा गया था पिछले क्वेश्चंस में आपका, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कुछ समय लगता है तब जाके लेक्चर चलता है। तो पिछले प्रश्नों में पूछा था और आज फिर आपने पूछा है, हम आपको बता देते हैं। सन 1935 में रिक्टर नामक रिक्टर ने क्या दिया था? रिक्टर ने दिया एक स्केल, भूकंपीय तरंगों को याद रखना है, भूकंपीय तरंगों को मापन करने का तरीका, भूकंपीय तरंगों को मापने का तरीका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल क्या नापता है?
तो रिक्टर स्केल याद रखिएगा मैग्नीट्यूड नापता है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड नापता है, इसका मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा मापता है। और स्केलिंग इसका क्या है, 0 to 10, 0 to 10 स्केल है, याद रखिएगा 0 to 10 स्केल है। तो सन 1935 में, देखिए कोई भी वीडियो प्रोसेस होने में 24 घंटा लगता है, तो निश्चिंत रहिए क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी क्लासेस टाइम पे चलेंगे बाबू, हम नहीं बता सकते हैं। दूसरा स्केल है आपका, दूसरा स्केल है साथियों, इसका नाम है, दूसरा स्केल है मर्केली। दूसरा स्केल का नाम है, स्केल का नाम है मर्केली। क्या नाम है, मर्केली, मर्केली स्केल। और मर्केली स्केल जो है क्या मापता है, तो ये आपका तीव्रता नापता है। क्या नापता है, तीव्रता। तीव्रता मतलब होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मापता है, मेजर करता है, याद रखिएगा मेजर, मर्केली स्केल मेजर तीव्रता। और इसका नंबरिंग होता है रोमन नंबर में 1 से 12। कहा कितना होता है, 1 से 12 होता है, याद रखिएगा 1 से 12 आपका मर्केली स्केल का होता है। क्लियर है। देखिए आदित्य सागर, मर्केली जो है ऊर्जा को मापता है, और यहां हर एक नंबर पे ऊर्जा जो है 10 गुना बढ़ जाता है। यानी कि हर एक स्केल पर मर्केली के, याद रखिएगा हर स्केल पे रिक्टर के 10 गुना ताकत होता है, 10 गुना, यानी कि 10 इंटू एक्स होता है, 10 इंटू एक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, 10 गुना का मतलब क्या होता है, रिक्टर स्केल का मतलब बताते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये रिक्टर स्केल है, ये रिक्टर स्केल है, तो रिक्टर स्केल जो है 0, तो 0 जब अगर नंबर दिया, यानी कि 0 इंटू 10 गुना, यानी कि 0। 1 का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 10 गुना, यानी कि 10 ऊर्जा है, 10 ऊर्जा है इसका। 2 है तो 2 इंटू 10, यानी कि 20 ऊर्जा है। और 10 का मतलब कितना हो गया, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 ऊर्जा। तो 100 बहुत ज्यादा हो गया ना, तो 100 ऊर्जा अभी तक नहीं आया, अभी तक ऐसा भूकंप नहीं आया है, ऐसा भूकंप नहीं आया है, याद रखिएगा 100 ऊर्जा वाला भूकंप अभी तक, ऐसा भूकंप नहीं आया है, याद रखिएगा। तो रिक्टर का ये अपना पैमाना था नापने का, और मर्केली का, बिल्कुल ये ज्योग्राफी क्लास है डॉली, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भूकंप का वितरण। अब हम लोग किसका बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे भूकंप का वितरण, भूकंप का वितरण। तो सबसे पहले हम लोग भूकंप का वितरण विश्व में करेंगे, विश्व में, और फिर हम लोग करेंगे भारत में। वितरण का मतलब होता है लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक, लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक। तो सबसे पहले भूकंप का वितरण हम लोग विश्व में करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहां आता है, तो विश्व में याद रखना है, विश्व का 70% भूकंप प्रशांत महासागर के, प्रशांत, प्रशांत पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागरीय, महासागरीय आग की अंगूठी। कहां, आग की अंगूठी, अंगूठी में आता है।
प्रशांत महासागरीय आग की अंगूठी से हम लोग क्या कहते हैं? प्रशांत महासागरीय आग की अंगूठी को हम लोग कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसे हम लोग दूसरे नाम से और क्या जानते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को हम लोग सरकम पैसिफिक के नाम से भी जानते हैं। सरकम पैसिफिक यानी कि पैसिफिक प्रशांत महासागर के सरकम पैसिफिक, तो प्रशांत महासागर के चारों ओर सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। क्लियर है? उसके बाद थैंक यू सो मच। उसके बाद बाकी जो 20% है इसके अंतर्गत आता है आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र, फिर भारत यूरेशियन क्षेत्र, भारत नेपाल, भारत नेपाल तिब्बत क्षेत्र, तिब्बत क्षेत्र, फिर करेबियन क्षेत्र, करेबियन सागर क्षेत्र, और अन्य स्थान। और क्या आता है? अन्य स्थान। अब आते हैं भारत में कहां आता है। अब आते हैं हम लोग भारत में भूकंप कहां आता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में तो ये भारत है। भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, भारत में भूकंपीय क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। पहले कितना था? तो याद रखिएगा, पहले 5 भाग थे। पहले यानी कि एनसीईआरटी के अनुसार 5 भाग, ठीक है ना? एनसीईआरटी के अनुसार 5 भाग और वर्तमान में 4 भाग। कौन कौन है 4 भाग? तो सेस्मिक जोन, सेस्मिक जोन यानी कि सेस्मिक क्षेत्र 2, सेस्मिक क्षेत्र 3, सेस्मिक जोन 4, सेस्मिक जोन 5। पहले 1 भी हुआ करता था, पहले 1 भी हुआ करता था, पहले 1 भी हुआ करता था, लेकिन अब जो है 1 और 2 जो है एक साथ होता है, जो कि 2 में ही होता है। क्लियर है? तो 2 के अंतर्गत आता है। इसे हम लोग सेस्मिक जोन को हिंदी में क्या कहते हैं? भूकंपीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? भूकंपीय क्षेत्र, भूकंपीय क्षेत्र। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा विनाशकारी 2, 3, 4, 5 में कौन होता है? तो आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा विनाशकारी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो सबसे ज्यादा विनाशकारी आपका कौन है? तो सबसे ज्यादा विनाशकारी आपका है 5। तो सेस्मिक जोन 5 जो है सर्वाधिक विनाशकारी है, सर्वाधिक विनाशकारी। तो भारत में कौन कौन सा क्षेत्र सेस्मिक जोन 5 में आते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो विनाशकारी में आपके सर्वाधिक विनाशकारी में 5 आता है,
और सबसे कम कौन है? तो सबसे कम आपका 2, 1 और 2 है, जो वर्तमान में केवल 2 कहा जाता है। तो पहले 1 और 2 था, लेकिन अब वर्तमान में 2 कहा जाता है। ये सबसे कम, सबसे कम, क्लियर है? सबसे कम याद रखिएगा। वर्तमान में 4 है पहले, ठीक है ना। अब कौन कौन से क्षेत्रों में 5 है? तो याद रखिएगा, भारत का तो ये जम्मू वाला क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, उत्तराखंड वाला, उत्तरी बिहार वाला क्षेत्र, पूरा आपका उत्तर पूर्वी राज्य जो है, ये पूरा उत्तर पूर्वी राज्य जो है ये, फिर आपका कच्छ वाला क्षेत्र, और फिर आपका अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र। ये आपका सिस्मिक भूकंपीय क्षेत्र 5 है, याद रखिएगा। भूकंपीय क्षेत्र, भूकंपीय क्षेत्र 5, सर्वाधिक विनाशकारी, सर्वाधिक विनाशकारी, सर्वाधिक विनाशकारी आपके ये क्षेत्र हैं। तो भारत में भूकंपीय क्षेत्र आपके ये हैं। पहला है आपका जम्मू कश्मीर, पहला कौन है आपका? तो पहला है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, फिर है आपका उत्तराखंड, फिर है उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार, फिर है पूरा उत्तर पूर्वी राज्य, पूरा उत्तर पूर्वी राज्य, फिर है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और फिर है गुजरात का कच्छ क्षेत्र, गुजरात का कच्छ क्षेत्र। तो ये आपके पूरे भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं। भारत का सबसे स्टेबल क्षेत्र कौन है? वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहां भूकंपीय क्षेत्र ना के बराबर है, या वहां, या फिर सबसे स्टेबल, सबसे शांत भू कहां है भारत में? तो वो है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि गोंडवाना का भाग है। ये सबसे शांत है, सबसे प्राचीन है। तो ये सबसे आपका, तो ये था आपका भारत। और तो ये पूरे हम लोग डिस्कस किए भूकंप के बारे में। और अब कल के टॉपिक में ब्रह्मांड आपके 2 क्लासेस में समाप्त हुए थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक क्लास में, 1 या 2 क्लास में, शायद 2 क्लास में, और हाँ 2 क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना समाप्त हुई, और 1 क्लास में भूकंप आपका समाप्त हुआ। तो ये 5वां लेक्चर है, याद रखिएगा। और अब हम लोग जो है कल शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? तो याद रखिएगा, ज्वालामुखी, 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 इसका मतलब होता है वोल्केनो। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास, क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार, थैंक यू।